तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी मेंस का क्लास नंबर 12 है और आज के क्लास में हम लोग जनहित याचिका की जो संकल्पना है इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस टॉपिक को हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग जनहित याचिका यानी कि लोकहितवाद और इसी को ही लोकहित याचिका भी कहा जाता है। इसका हम लोग तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें ये क्या होता है। इसके बाद हम लोग इसका जो इतिहास के बारे में देखें। उसके बाद हम लोग देखें कि कौन कौन सा विषय लोकहितवाद के परिधि के अंतर्गत माने जाते हैं वो देखें हम लोग, जिसमें हम लोग गंगा के पानी का ये विषय देखें, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में। इसके अलावा ताजमहल के सौंदर्य की रक्षा करने का जो है विषय ये भी लोकहितवाद में आता है। इसके अलावा SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यहाँ पे न्यायाधीशों के ट्रांसफ़र वाला बात किया गया था। इसके अलावा पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें विधि का शासन को लोकहितवाद के परिधि के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा लोकहितवाद के मामलों में जो न्यायालय है वो समय समय पर अलग अलग वाद में लोकहितवादों की जो है वो व्याख्या करते गए हैं और इसमें कई सारे तत्वों को शामिल किए हैं, 15-20 तत्वों को। इसके अलावा किन किन मामलों को लोकहितवाद के परिधि में नहीं माना जाता है उसको भी हम लोग देखें, 3-4 है। इसके अलावा भारत में लोकहितवाद का विकास का जो कारण है वो हम लोग देखें क्या रहा क्या नहीं रहा, इसका विकास प्रक्रिया। उसके बाद हम लोग देखें कि लोकहितवाद का जो विकास हुआ उसके पीछे क्या कारण थे। 38 है, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39A, इन सभी के आधार पर देखिए हम लोग 8-10 पॉइंट थे जिसके आधार पर भारत में लोकहितवाद का जो है वो विकास हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़े थे लोकहितवाद का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग सबसे पहला विधि के शासन को ये प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा शोषित वर्ग या फिर जो उपेक्षित वर्ग है इसको सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना इसका एक उद्देश्य है, ये सभी हम लोग देखें। उसके बाद हिमाचल प्रदेश वर्सेस प्लेनेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, यानी कि हिमाचल प्रदेश वर्सेस प्लेनेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो जनहित याचिका का जो उद्देश्य है इसका वर्णन करता है। इसके अलावा जनता पार्टी वर्सेस SS चौधरी केस में भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो जनहित याचिका का वो जो उद्देश्य है इसको वर्णन करता है। गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में भी बताया जाता है कि कैसे जनहित याचिका का जो है उद्देश्य और किन किन मामलों में है। इसके अलावा विधि को जो है सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता के अनुरूप बीच बीच में परिवर्तित किया जाना चाहिए, ये भी इसका उद्देश्य था। उसके बाद हम लोग लोकहितवाद के विनियमन के लिए यानी इसको लागू करने के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या सिद्धांत है, वो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे इसके बारे में। आज हम लोग लोकहितवाद का जो प्रयोग है उसके लिए क्या सिद्धांत है, उसके लिए क्या नियम है, उसको हम लोग देखेंगे और आज की क्लास हम लोग का वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का कि लोकहितवाद के प्रयोग के सिद्धांत और इसके देखो लोकहितवाद का जो प्रयोग है इसका प्रयोग करने के लिए हम लोगों के पास क्या विनियमन है और क्या इसके नियम है, क्या इसके सिद्धांत है। तो पहले हम लोग देखिए लोकहितवाद के विनियमन के लिए सिद्धांत, आज हम लोग देखेंगे लोकहितवाद के प्रयोग के लिए सिद्धांत। सिंपल इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जो लोकहित याचिका है या लोकहित जो वाद है इसकी जो संकल्पना है ये न्यायपालिका के द्वारा विकसित की गई है। बिल्कुल सही बात है, ये आपका कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केवल आपका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये कार्यपालिका के द्वारा विकसित नहीं किया गया है, ये केवल न्यायपालिका के द्वारा विकसित की गई ये एक संकल्पना है लोकहितवाद, ठीक है। और यह पूर्णतः न्यायाधीशों के द्वारा निर्मित की गई है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। ये एक तरह से न्यायाधीशों के द्वारा निर्मित की गई विधि है, कानून है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा लोकहितवाद के प्रयोग के लिए नियम और सिद्धांत विकसित किए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। उच्चतम न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो समय समय पर अलग अलग निर्णयों के मामले से लोकहितवाद का कैसे प्रयोग करना है, इसका क्या नियम होगा, इसका क्या सिद्धांत होगा, वो बाकायदा समय समय पर वो उसको बताया है। जैसे कि हम लोग देखिए सबसे पहले आपका न्यायालय जो है वो निर्देशित करता है कि एक पोस्ट कार्ड भी लोगों के लिए हित के एक पोस्ट कार्ड भी लोगों के हित के तहत जनहित याचिका मानी जाती है। तो एक जो है सरकार एक आदेश देता है कि एक जो आपका पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड भी लोगों के हित के लिए जनहित याचिका मानी जा सकती है। इसके अलावा लोकहितवाद के अंतर्गत प्रभावित व्यक्ति, इसके अलावा या फिर कोई जो दूसरा व्यक्ति है या फिर कोई संगठन है या फिर जो सुरक्षित संस्था है जैसे कि NGO वगैरह, ये भी जनहित याचिका दायर कर सकती है, लेकिन उसमें जनहित का जो मुद्दा होना चाहिए। तो जनहित का जब भी कभी मुद्दा होगा तो लोकहितवाद से अंतर्गत जो भी प्रभावित व्यक्ति है या प्रभावित व्यक्ति अगर नहीं आ रहा है तो उसका कोई रिलेटिव या फिर दूसरा कोई व्यक्ति या फिर संगठन या फिर कोई संस्था ये भी जनहित याचिका दायर कर सकती है, लेकिन वो उसमें जनहित का जो है मुद्दा होना चाहिए तभी। थर्ड पॉइंट देख लीजिए,
इसको प्रयोग करने के पीछे क्या और भी सिद्धांत है, तो बोला जाता है कि न्यायालय लोकहितवाद के मामले में सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से हटकर कार्य करती है। तो अगर कभी भी लोकहितवाद आता है न्यायालय के समक्ष, तो वो उसमें न्यायिक जो प्रक्रिया होती है उनसे थोड़ा सा हटकर वहाँ पे काम करती है, क्योंकि जनहित जो है मतलब ये जनहित याचिका वाला जो प्रॉब्लम है, यानी कि लोकहितवाद का जो केस है, इसको सॉल्व करना पहले अति आवश्यक हो जाता है। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा अन्य न्यायिक प्रक्रिया से हटकर होता है। इसके अलावा देख लीजिए, न्यायालय जो है वो जनहित याचिका के माध्यम से राज्य को निर्देश या फिर आदेश दे सकती है। राज्य बोले तो यहाँ पे जो है वो सरकार की बात की जा रही है। तो न्यायालय जो है वो जनहित याचिका के माध्यम से सरकार को निर्देश या फिर आदेश देती है, परंतु यदि आवश्यक हो तो यह निजी संस्थाओं को भी आदेश जारी कर सकती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो न्यायपालिका है वो जनहित याचिका के माध्यम से राज्य को यानी कि सरकार को आदेश देती है, निर्देश देती है, और अगर ज़रूरत पड़े तो ये आपका निजी संस्थाओं को भी ये आदेश देगी कि आप ये ऐसा काम मत कीजिए, अगर वो जनहित से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है ना, ये सभी आपका जनहित याचिका के प्रयोग का जो भी सिद्धांत है। पहले तो हम लोग जनहित याचिका क्यों ला सकते हैं, उसका नियम क्या है, उसका जो है विनियमन का सिद्धांत देखे। उसके बाद हम लोग जनहित याचिका का प्रयोग का जो है सिद्धांत देखें कि इसको प्रयोग कैसे कर सकते हैं, किन आधारों पे कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा, कि हमेशा याद रखिएगा इसको, कि न्यायालय को निर्देशित एक पोस्ट भी लोगों के हित के तहत जनहित याचिका मानी जा सकती है, और लोकहितवाद के अंतर्गत प्रभावित व्यक्ति के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति, संगठन या फिर सुरक्षित संस्था भी जनहित याचिका दायर कर सकती है। बाकायदा वो जनहित का मुद्दा होना चाहिए। तभी न्यायालय लोकहितवाद के मामले में सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से हटकर थोड़ा सा कार्य करती है, और न्यायालय जो है वो जनहित याचिका के माध्यम से राज्य को निर्देश या फिर आदेश देती है, या फिर परंतु अगर उसको आवश्यक कभी लगे तो वो निजी संस्थाओं को भी आदेश जारी कर सकती है। यहाँ तक की बात जो है वो इसका प्रयोग से लेकर हो गया था। तो इसके प्रयोग का जो भी सिद्धांत है जनहित याचिका का, वो हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा सुरक्षात्मक उपबंध क्या क्या किया गया है वो देख लेते हैं। इसका सुरक्षात्मक उपबंध, तो बोला जा रहा है कि आरोप अगर सिद्ध करने की जिम्मेदारी याचिकावादी पर डाला जाता है, कि जो आरोप है इसको सिद्ध कीजिए आप, इसकी जो जिम्मेदारी है जो व्यक्ति याचिका डालेगा उसी के ऊपर ये चीज़ डाला जाएगा कि आपको आरोप सिद्ध करना है कि ये सही है गलत है, जनहित का मुद्दा है कि नहीं है। तो आरोप जो है वो सिद्ध करने की जो जिम्मेदारी है वो याचिकावादी पर ही डाला जाता है, जो याचिका करता है। इसके अलावा फर्जी याचिकाओं की दशा में याचिकावादी को उत्तरदायी ठहराया जाता है, और उससे उसे प्रभावित पक्ष के लिए क्षतिपूर्ति जो है वो कंपनसेशन भी मांगा जाता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो, सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति फर्जी याचिका डालता है तो ऐसे में जब जो वादी होता है जो याचिका को डालता है उसको उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, और उसको जो है वो उससे जो भी प्रभावित जो भी पक्ष है जिससे उसको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, समय का परेशानी हुआ है, पैसा का परेशानी हुआ है, या उनके साथ किसी भी तरह का हरासमेंट हुआ है, तो उनके लिए फिर उससे क्षतिपूर्ति मांगी जाती है अगर कोई व्यक्ति फर्जी याचिका डालता है तो। सिंपल सी बात है। तो सुरक्षात्मक उपबंध में क्या याद रखिएगा कि आरोप सिद्ध करने की जो जिम्मेदारी है वो याचिकावादी पर ही डाला जाता है, और फर्जी याचिकाओं की दशा में जो याचिकावादी है उसको उत्तरदायी ठहराया जाता है, और उससे फिर उसे जो है वो प्रभावित पक्ष को क्षतिपूर्ति भी मांगी जाती है उससे। इसके अलावा और भी पॉइंट है, जैसे कि न्यायालय जो है वो लोक भावना से प्रेरित वकीलों से मिलकर एक जांच कमेटी नियुक्त करेगी, और जो न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं की जांच करेगा और याचिकाओं की न्यायालय में सुनवाई के लिए वो सिफारिश करेगा। सिंपल सी बात है। अगर कोई भी जब लोकहित याचिका दायर की जाती है तो उसके लिए क्या होता है, न्यायालय जो होता है, कोर्ट जो होता है, वो क्या करता है, लोक भावना से प्रेरित जो भी वकील होते हैं उन वकीलों से मिलकर एक जांच कमेटी बनाएगा, और उन जांच कमेटी के द्वारा न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं की भी जाँच होगी। कि जो जांच कमेटी का नियुक्त होता है वो क्या करती है कि जो न्यायालय के समक्ष जो याचिका दायर किया गया है उस याचिका को वो जांच करेगा। अगर वो याचिका सही निकला है, जनहित याचिका के अंतर्गत आया है, सही है वो बात, तो फिर वो उसके ऊपर वो न्यायालय को सिफारिश करेगा कि इसके ऊपर वो सुनवाई करे, और अगर वो नहीं सही रहा तो फिर वो फर्जी में डला जाएगा और उसके ऊपर भी वापस केस चला जाएगा। चौथा पॉइंट, याचिकावादी जो है वो वाद यानी केस को वापस नहीं ले सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति एक बार याचिका डाल दिया जनहित याचिका के बीच में, जनहित याचिका के संबंध में, तो वो जो है वो वाद को केस के वापस नहीं ले सकता है, वो उसका फिर सॉल्यूशन होगा ही होगा।
चाहे वो आपके पक्ष में हो चाहे वो उसके पक्ष में हो, लेकिन वो फिर होगा। तो ये सभी 2-4 पॉइंट जो है वो आपका सुरक्षात्मक उपबंध के अनुसार दिया गया है। तो सुरक्षात्मक उपबंध को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई है जनहित याचिका के संबंध में। तो आज हम लोग जनहित याचिका का जो प्रयोग से संबंधित जितने भी सिद्धांत थे वो देखे। फिर हम लोग कल जो है जनहित याचिका का आपका विनियमन से संबंधित जो है वो सिद्धांत देखे। आज हम लोग जनहित याचिका का प्रयोग से संबंधित ये जो है वो ये सिद्धांत देखे प्रयोग से संबंधित। इसके अलावा हम लोग कुछ जो है सुरक्षात्मक उपबंध देखे कि जिसके द्वारा जो है वो जनहित याचिका कोई भी व्यक्ति फर्जी नहीं ला सकता है। इसके अलावा जनहित याचिका की क्या आलोचना है वो देख लीजिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जनहित याचिका आप जो लाते हैं इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, इसका बहुत ज़्यादा आलोचना होता है। क्यों होता है आलोचना वो देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट तो भैया इसका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। कैसे दुरुपयोग हो रहा है वो देख लीजिए। जनहित याचिका की अवधारणा आने के बाद जनहित याचिका के बाद बाढ़ सी आ गई है। देखो, जब से जनहित याचिका का जो अवधारणा आया है, ये जो आइडियोलॉजी आया है, उसके बाद तो जनहित याचिका की एकदम बाढ़ सी आ गई है एकदम पूरा। अदालतों में लंबित मामलों की संख्या तो पहले से ही अधिक थी और जनहित याचिका आने के बाद इनकी जो संख्या है वो अप्रत्याशित उसमें वृद्धि हो गई है। तो सिंपल सी बात है, जनहित याचिका की अवधारणा आने के बाद जनहित याचिका की जो है वो बाढ़ सी आ गई है और अदालतों में लंबित मामलों की संख्या तो पहले से अधिक थी ही और जनहित याचिका आने के बाद इसकी संख्या जो अप्रत्याशित बढ़ गई है। इनमें से कई जनहित याचिका ऐसे थे जिनका कोई आधार भी नहीं था, जिनका कोई मतलब भी नहीं था, वो भी जनहित याचिका में आ गया है। कि परिणामतः माना गया है कि जनहित याचिका का दुरुपयोग बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में किया जा रहा है और ये बढ़ भी गया है। फिर देख लीजिए आपका सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 में व्यक्तिगत या फिर अप्रासंगिक मामलों से जुड़ी जनहित याचिकाओं को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 2010 में व्यक्तिगत या फिर अप्रासंगिक मामले, अप्रासंगिक मतलब क्या होता है, जो भी आपका फर्जी मामला है, तो व्यक्तिगत मामले या फिर जो फर्जी मामले हैं उनसे जुड़ी हुई जो भी जनहित याचिका है उसके लिए गाइडलाइन जारी किया है सुप्रीम कोर्ट 2010 में कि आप व्यक्तिगत या फिर जो अप्रासंगिक मामला है, फर्जी मामला है, उनसे जुड़े हुए जो भी जनहित याचिका आप दायर कर रहे हैं कोर्ट में, तो उसके लिए गाइडलाइन होना चाहिए। इसी गाइडलाइन अगर ये गाइडलाइन को वो फुलफिल करता है तभी आप लेकर आइएगा, अदरवाइज नहीं लाइएगा, नहीं तो आपके ऊपर फिर कार्रवाई होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। वो क्या क्या है वो दिशा निर्देश वो यहाँ पे नहीं बताया गया है, केवल याद रखिएगा कि 2010 में दिशा निर्देश डाला गया था व्यक्तिगत और अप्रासंगिक मामलों से जुड़ी जनहित याचिकाओं को सुनिश्चित करने के लिए। इसके बाद जनहित याचिकाओं का जो है हम लोग देख रहे हैं आलोचना क्यों हो रहा है। तो पहला देख लिया हम लोग इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए इसका आलोचना बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। दूसरा पॉइंट आप देखिएगा कि प्रतिस्पर्धी अधिकारों की समस्या हो रही है। तो प्रतिस्पर्धी अधिकारों की समस्या हो रही है, ये क्या है वो देखिए। तो बोला जाता है कि जनहित याचिका की कार्यवाही कभी कभी प्रतिस्पर्धी अधिकारों की समस्या को जन्म दे देती है। तो जनहित याचिका की जो आपका कार्यवाही है वो आपका कभी कभी प्रतिस्पर्धी अधिकारों की समस्या को जन्म दे देती है। जैसे कि जब कोई न्यायालय प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने का आदेश देती है, जब कोई न्यायालय जो है वो आपका प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने का आदेश देती है क्योंकि इससे प्रदूषण हो रहा है और ये आपका जनहित याचिका के अंतर्गत आएगा। तो सिंपल सी बात है, जब कोई न्यायालय जो है वो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने का आदेश देता है तो उन उद्योगों में काम कर रहे जो कामगार हैं, जो आपका श्रमिक है और जो मजदूर है, उनकी आजीविका और उनसे जो है वो वंचित परिवारों के हितों को न्यायालय द्वारा ध्यान में नहीं रखा जाता। सिंपल सी बात है। कभी कभी क्या है देखिए, जनहित याचिका की जो कार्यवाही होती है इस पर कभी कभी ना प्रतिस्पर्धी अधिकारों की जो है वो समस्या सामने आ जाती है। क्योंकि अगर जो आपका जनहित याचिका के अंतर्गत आया कि इस एरिया में इस फैक्ट्री के द्वारा बहुत अत्यधिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है, देन ऐसे में आप क्या कीजिए, इस फैक्ट्री को बंद कर दीजिए। इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है और उसको आदेश दे देता है कि इस फैक्ट्री को आप बंद कर दीजिए। बंद करने से तो कुछ काम नहीं होगा ना भैया, बंद कर दीजिएगा, लेकिन उसमें जो भी श्रमिक, उसमें जो कर्मगार, उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो वो आपका लाइवलीहुड्स का साधन है, एक तरह से आजीविका का साधन है, देन आप उनको उनके काम से वंचित कर दीजिएगा। तो उनके परिवारों का जो हित है वो आप इसको ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो इससे आपका प्रतिस्पर्धी अधिकारों की समस्या यहाँ से जन्म होती है। तो प्रतिस्पर्धी अधिकारों की समस्या उत्पन्न होती है इससे भी, जनहित याचिका से भी, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए, जनहित याचिका में एक आपका इसका आलोचना ये भी है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विलम्ब हो जाता है। विलम्ब क्यों होता है वो समझ लीजिए। बताया जा रहा है कि जनहित याचिका की अवधारणा आने के बाद न्यायपालिका पर कार्यों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
जब से जनहित याचिका का जो अवधारणा आया है, इससे न्यायपालिका के ऊपर काम का लोड तो बर्डन था ही, इसके कारण और भी ज़्यादा बोझ इसका बढ़ गया है। परिणामतः शोषित और वंचित समूहों से संबंधित जनहित याचिकाएं कई वर्षों से लंबित हैं। तो इसका परिणाम ये है कि जो शोषित और वंचित समूहों से संबंधित जो भी जनहित याचिकाएं हैं, वो कई सालों साल से क्या है, अभी भी पेंडिंग है, लंबित है। परिणामतः बढ़ जाता है कि जनहित याचिकाओं के निपटान में अत्यधिक देरी से कई प्रमुख निर्णय व्यवहारिक अव्यवहारिक हो जाते हैं। सिंपल सी बात है कि इसका परिणाम क्या होता है कि जनहित याचिका से संबंधित जो भी मामला था उसका आप सही समय पर निपटान नहीं किए और उसका बाद में उसका जो निर्णय दिए, तो उस निर्णय का जो है वो व्यवहारिक रूप से अब उसका कोई महत्व ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए 2010 में आप केस किए और उसका जो सुनवाई है 2023 में हुआ, देन ये प्रभावी है क्या? आपको प्रॉब्लम था 2010 में, आप 2010 में केस किए, ये साल चलते 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 13 साल लग गया, 2023 में ये आया आपके पास सुनवाई आया 2023 में, या फिर 2025 में या 2030 में आया डिसीजन, तो क्या फ़ायदा हुआ इसका डिसीजन आने से? कुछ नहीं ना। तो ये एक तरह से आपका ये आप व्यवहारिक हो जाती है। ठीक है, तो इसमें विलंब की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो यही बोला जा रहा है कि जनहित याचिका की अवधारणा आने के बाद न्यायपालिका पर कार्यों का बोझ जो है वो बढ़ गया है। अब परिणामतः शोषित और जो वंचित समूह है, इससे संबंधित जनहित याचिकाओं से कई वर्षों से लंबित है यहाँ पे जनहित याचिका यहाँ पे, और परिणामतः जनहित याचिकाओं के निपटान में अत्यधिक देरी से कई सारे प्रमुख जो निर्णय है वो आपका अव्यवहारिक हो जाते हैं। आए या ना आए कोई मतलब नहीं, ऐसा हो जाता है। इसके अलावा इसका एक और आपका आलोचना है कि यहाँ पे न्यायिक अतिरेक हो जाता है, यानी कि जुडिशियल ओवररीच हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जनहित याचिकाओं के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया में न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक अतिरेक के मामले में चले जाते हैं। कहने मतलब है न्यायपालिका का काम है न्याय देना, लेकिन वो कभी कभी पर्यावरण समस्या वाले में भी घुस जा रहे हैं, कभी कभी वो सामाजिक समस्या में भी घुस जा रहे हैं, कभी कभी वो आर्थिक समस्या वाले जो है वो भाग में भी घुस जा रहे हैं। तो इससे जनहित याचिका के आने के कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्या, इन सभी को हल करने के लिए जो है हल करने के दौरान जो है न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक अतिरेक का मामला सामने आ जाता है, यानी कि जुडिशियल ओवररीच का सामने जो मामला सामने आ जाता है। अपना काम छोड़कर दूसरा काम करने लग गया है, ये आपका न्यायिक सक्रियतावाद को भी जन्म दे रही है। ठीक है, सिंपल सी बात ये भी है कि न्यायिक अतिरेक का अर्थ ये भी होता है कि जब न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका या फिर विधायिका के क्षेत्रों में भी अतिक्रमण करने लग जाए। तो जब न्यायपालिका जो है वो अपना काम छोड़ के विधायिका का भी काम करने लग जाए और आपका कार्यपालिका भी काम करने लग जाए, उनके क्षेत्रों में भी अतिक्रमण करने लग जाए, तो यही आपका न्यायिक अतिरेक है, यानी कि जुडिशरी ओवररीच है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, जुडिशियल ओवररीच। ठीक है ना, तो अपना काम तो कर ही रही है, साथ ही साथ ये विधायिका और कार्यपालिका का भी काम करने लगी, उनके क्षेत्रों में भी अतिक्रमण करने लगी, तो ये भी समस्या देती है कि नहीं देती है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो एक पॉइंट और भी है, वो क्या है वो देख लीजिए। बोला जाता है 5वां नंबर पॉइंट देखिए, बोला जाता है कि न्यायपालिका के ऊपर समतुल्य जवाबदेही के बिना अधिक शक्ति ले लेने का आरोप लगाया जाता है और माना जाता है कि इससे तीनों अंगों, आपका जुडिशरी, लेजिस्लेचर और आपका एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में सामंजस्य बिगड़ सकता है। अब बिगड़ सकता है क्या, बिगड़ ही जाता है। तो बोला जाता है कि न्यायपालिका के ऊपर समतुल्य जवाबदेही के बिना, देखो हम लोग जानते हैं कि अगर विधायिका कोई काम करे तो वो कार्यपालिका के समक्ष वो अपना जवाबदेही देता है, आंसरेबल होता है। कार्यपालिका कोई काम करे तो विधायिका के प्रति, विधायिका कोई काम करे तो वो कार्यपालिका के प्रति वो आंसरेबल होता है। लेकिन न्यायपालिका किसके प्रति आंसरेबल है, किसी के प्रति भी नहीं है, वो जवाबदेही किसी के प्रति उसका है ही नहीं, वो कुछ भी करेगा उसको पूछने वाला कौन है, फिर यही चीज़ है ना। तो न्यायपालिका के ऊपर समतुल्य जवाबदेही के बिना अधिक शक्ति ले लेने का आरोप लगाया जाता है, कि यानी कि आप किसी के ऊपर आंसरेबल नहीं है तो ज़्यादा पावर का यूज आप ही कर ले रहे हैं। विधायिका आपके ऊपर लगा रहा है कि हम लोग का काम आप ही ले रहे हैं, कार्यपालिका जो है आरोप लगा रहा है कि मेरा काम भी आप ही ले रहे हैं, हम सभी का काम का जो है वो अतिक्रमण कर ले रहे हैं। आप किसी को आंसरेबल नहीं है, आप किसी को जवाबदेही नहीं दे सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते हैं, देन आप अधिक शक्तियों का प्रयोग आप ही कर रहे हैं। तो न्यायपालिका के ऊपर समतुल्य जवाबदेही के बिना अधिक शक्ति ले लेने का भी आरोप लगाया जाता है और माना जाता है कि इससे क्या होता है कि जो आपका तीनों अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में सामंजस्य बिगड़ जाता है। सिंपल सी बात है, सामंजस्य यहाँ से बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है, तो ये भी आपका हो गया है। तो हम लोग देख लिए हैं कि जो आपका जनहित याचिका है, इसका पहले तो हम लोग जाने जनहित याचिका का जो है वो विनियमन का क्या सिद्धांत है, फिर जाने जनहित याचिका का प्रयोग का क्या सिद्धांत है, फिर हमें देखें जनहित याचिका से संबंधित जो भी सुरक्षात्मक उपबंध किए हैं वो जाने। उसके बाद जनहित याचिका की हम लोग आलोचना देखें, इसका आलोचना हम लोग 5 भागों में बांट के पढ़े, अलग अलग डायमेंशन में। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं जनहित याचिका से संबंधित क्या आपके सुझाव हैं, सुझाव को भी देखना जरूरी है ना। आप आगे की राह क्या है, वे फॉरवर्ड के आगे की राह क्या है आपका, और इसका आपके
जनहित याचिका से संबंधित क्या सुझाव है वो देख लीजिए। तो बोला जाता है कि ऐसे मामलों में, पहला पॉइंट, कि ऐसे मामलों में जहां महत्वपूर्ण परियोजना या फिर सामाजिक आर्थिक नियमों में अधिक विलंब के बाद चुनौती दी जाती है, ऐसी याचिकाओं को निलंबित कर देना चाहिए। सिंपल सी बात है, पहले ही जांच लो कि अगर ऐसा कोई याचिका आ रहा है या फिर ऐसा कोई जो मामला है जो महत्वपूर्ण परियोजना या फिर सामाजिक आर्थिक नियमों में अधिक विलंब करेगा और विलंब करने के बाद वो चुनौती भी देगा, देन ऐसी याचिकाओं को आप निलंबित कर दीजिए। यानी आप समझ रहे हैं कि अगर हम इस तरह का मामला को लाएंगे और इस तरह का मामला जब उठेगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसे मामलों को आप जो है वो निलंबित कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। ये सब मामले से कोई फ़ायदा ही नहीं है, देर हो जाएगा, इससे बढ़िया क्या है, फिर दिक्कत है, कोई फ़ायदा है इससे नहीं ना। तो ऐसे मामलों में जहाँ महत्वपूर्ण परियोजना या फिर सामाजिक आर्थिक नियमों में अधिक विलंब के बाद चुनौती दी जाती है, तो ऐसी याचिकाओं को निलंबित कर देना चाहिए। क्लियर। आगे देख लीजिए, लोकहित विवादों को सुनते समय न्यायाधीशों को उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए एक न्यायिक आचार संहिता बनाकर न्यायपालिका को जवाबदेही की प्रणाली विकसित करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, लोकहित विवादों को जब सुनता है न्यायाधीश, तो न्यायाधीशों को भी एक उत्तरदायी निर्धारित करने के लिए एक न्यायिक आचार संहिता बनाना चाहिए। कि आप न्यायाधीशों के लिए भी एक आचार संहिता बनाना चाहिए, ताकि क्या होगा कि न्यायपालिका को जवाबदेही की प्रणाली विकसित करना चाहिए। न्यायपालिका के लिए भी जवाबदेही यानी कि आंसरेबल का जो सिस्टम है ये स्टार्ट करना चाहिए। बोला जाता है कि लोकहित विवाद जो होता है, लोकहित विवादों को सुनते समय न्यायाधीशों को, तो लोकहित विवाद जब सुनेंगे न्यायाधीश साहब, हमारे जज साहब, तो उनको उत्तरदायी निर्धारित करना चाहिए। तो उत्तरदायित्व मतलब कि आंसरेबल, उत्तरदायित्व जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करने के लिए एक न्यायिक आचार संहिता बनाना चाहिए। तो लोकहित विवादों को सुनते समय हमारे न्यायाधीशों को उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए एक आचार संहिता बनानी चाहिए, जिससे क्या होगा कि न्यायपालिका को जवाबदेही की प्रणाली इससे विकसित करनी चाहिए। जिससे क्या होगा, न्यायपालिका भी जो है वो जवाबदेही दे सकते हैं कि आप इस आचार संहिता से आप भटके नहीं थे। तो एक आचार संहिता बना देना चाहिए जिसके वो एक तरह से गाइडलाइन जारी करता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वैसे में वो बढ़िया होगा जवाबदेही के लिए। तीसरा नंबर पॉइंट, भारत को एक न्यायिक आचार समिति का गठन करना चाहिए। भारत को एक आचार समिति का भी गठन करना चाहिए जिसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा जिसके सदस्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए। तो देखिए, पहला बात कि जज साहब को उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए एक आचार संहिता बनाना चाहिए ताकि न्यायपालिका को जो वो जवाबदेही हो सके। इसके अलावा भारत को एक न्यायिक आचार समिति भी बनाना चाहिए और उस समिति में अध्यक्ष जज साहब को रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके अलावा उसके जो सदस्य हैं वो सभी हाई कोर्ट के जज को रखना चाहिए। और ये जो समिति है वो लोकहित विवाद के संबंध में न्यायपालिका पर निगरानी रखेगी। यानी कि जब भी लोकहित का विवाद आएगा उस विवाद के संबंध में न्यायपालिका के ऊपर यही समिति जो है वो निगरानी रखेगी, क्योंकि न्यायपालिका किसी के ऊपर आंसरेबल नहीं है, देन वो कुछ भी कर सकता है, वो किसको जवाब देगा, किसी को भी नहीं जवाब देगा ना। तो यही चीज़ है। तो एक हम लोगों को न्यायिक आचार समिति का गठन करना चाहिए। किसका? तो न्यायिक आचार समिति का गठन करना चाहिए। तो भारत को एक न्यायिक आचार समिति का गठन करना चाहिए जिससे जो है वो आपका लोकहित विवाद का संबंध में जब भी न्यायपालिका कोई डिसीजन देगा तो उसके ऊपर निगरानी रखा जा सकता है। इसके अलावा देख लीजिए चौथा पॉइंट, न्यायालय द्वारा जब जनहित याचिका को अंततः खारिज कर दिया जाता है तो उसे सख्त शर्तों के साथ खारिज किया जाना चाहिए। सिंपल है, सख्त शर्तों के साथ। कहने मतलब है न्यायपालिका यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, जब जनहित याचिका को PIL को अंततः खारिज कर देता है, बोलता है कि एकदम ये गलत बात है, तो उसको सख्त शर्तों के साथ खारिज किया जाना चाहिए। यानी कि उसमें बताया जाना चाहिए कि इस तरह का मामला आएगा, उसमें कुछ गाइडलाइन दे देना चाहिए कि इसमें अगर 4-5 गो पॉइंट बता दिया, अगर 4-5 गो पॉइंट से संबंधित अगर कोई मामला आता है तो वैसे मामलों को आप नहीं लाइएगा कभी भी न्यायालय के समक्ष। तो यही चीज़ बोला गया है कि न्यायालय द्वारा जब जनहित याचिका को अंततः खारिज कर देता है न्यायालय, तो उसे सख्त एकदम शर्तों के साथ खारिज किया जाना चाहिए। उसमें एकदम टैट, एकदम पूरा एकदम शर्त लगा देनी चाहिए, बाउंडेशन लगाना चाहिए, कंडीशन लगाना चाहिए कि ऐसे कोई भी उठ के नहीं आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा तो आपका जनहित याचिका का जो टॉपिक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाला टॉपिक, वो आपका यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाता है, जनहित याचिका वाला टॉपिक। ठीक है,
तो इस टॉपिक में आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं थी, ये टॉपिक बहुत ही छोटा था, बस इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और 2 से 3 बार इसको 3-4 बार इसको वीडियो देख लीजिएगा आप, उसके बाद आप अपने स्तर पे इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, तो फिर आप जनहित याचिका के विषय में आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं। आप अगर चाहिएगा कि सर जो नोट्स लिखवाएं इसी नोट्स को आप एज इट इज़ उसमें छाप दीजिएगा, तो नहीं हो सकता है। तो आप एज इट इज़ उसको छाप भी नहीं सकते हैं। इस नोट्स को जो है वो आप 2-3 बार पढ़िए, 4-5 बार पढ़िए, जितना बार हो सकते हैं इसको आप अपने स्तर पे पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप इसको चिंतन कीजिए और इसको लिखने का प्रयास कीजिए। तो आप इसमें देखिएगा कि आप 6 से 7 पेज कम से कम लिख पाने में कंफर्टेबल होने चाहिए। तो बस अगर आप 6-7 पेज आप लिख पा रहे हैं तो ये टॉपिक आपका कवर हो गया है, बस इतना ही है। तो इसमें जो आपका 2 टॉपिक था, कौन कौन टॉपिक था एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं। देखिए ये वाला जो टॉपिक था, सबसे पहले हम लोग केंद्र राज्य संबंध पढ़े, विधायी, प्रशासनिक और आपका वित्तीय संबंध पढ़े। उसके बाद हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये वाला टॉपिक कवर किए पहला। उसके बाद सेकंड नंबर जो है भारतीय संविधान का जो है मूल लक्षण, इसको कंप्लीट किए। उसके बाद जनहित याचिका की जो संकल्पना है ये हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए, ये भी आपका 2 क्लास में कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है भारतीय संविधान की जो आधारभूत ढांचा है, जो आपका मूल ढांचा है, इसको हम लोग अभी नहीं कंप्लीट करेंगे। इसको हम लोग जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे ना, तो मौलिक अधिकार के साथ इसको जोड़ के जो है वो सर पढ़ाएँ, तो इसको हम लोग वहीं पर कंप्लीट करेंगे। तो भारतीय संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जनहित याचिका वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है सर के द्वारा। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा जनहित याचिका वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कुछ अलग से थोड़ा सा नोट्स हम लोग देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा गूगल से हम लोग देख लेते हैं इसका नोट्स। ठीक है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जनहित याचिका यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके बारे में एक अलग सा हम लोग नोट्स पढ़ रहे हैं। जो अभी सर के द्वारा जो नोट्स लिखवाया गया था, जो हम लोग नोट्स पढ़े हैं, इससे ये अलग है। इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं। इसको सबसे पहले इसका हम लोग भूमिका देखेंगे। तो बोला जाता है कि भारत का संविधान नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा का भरोसा देता है, परंतु समाज के कई वर्ग, विशेषकर गरीब, अशिक्षित, पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग अपने अधिकारों का उपयोग कर पाने में ये सक्षम नहीं होते हैं। न्यायालयों ने इस वास्तविकता को समझते हुए 1980 ईस्वी के बाद में एक नई न्यायिक व्यवस्था विकसित की है, जिसको हम लोग जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है, यह व्यवस्था भारत की लोकतांत्रिक न्याय प्रणाली को अधिक लचीलापन, सुलभ, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाता है। और आज यह भारतीय लोकतंत्र की एक ऐसी धुरी, एक ऐसी केंद्र बन चुकी है जिसके माध्यम से समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा, सरकारी नीतियों की समीक्षा तथा प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। समझ में आ गई यहाँ तक की बातें। आगे देखिए, जनहित याचिका का अर्थ क्या है वो समझिए। तो जनहित याचिका का अर्थ है ऐसी याचिका जो किसी एक व्यक्ति के निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज, समुदाय या फिर जनता के हित में दायर की जाए। तो जनहित याचिका का अर्थ ये होता है कि एक ऐसी याचिका जो किसी एक व्यक्ति के निजी लाभ के लिए नहीं है बल्कि वो समाज, समुदाय या फिर जनता के हित में दायर की जाए, तो वही आपका जनहित याचिका है। इसके अलावा बताया जाता है कि यह जो है यह न्यायालय को उन समस्याओं पर हस्तक्षेप करने का अवसर देती है जो सामान्य लोग स्वयं उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं। अब देख लीजिए PIL, P का मतलब होता है पब्लिक प्लस इंटरेस्ट प्लस लिटिगेशन, अर्थात जनता के हित से संबंधित याचिका। तो जनता के हित से संबंधित याचिका को ही हम लोग जनहित याचिका कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है वो देख लीजिए। याचिकाकर्ता वो समय पीड़ित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसकी पहला विशेषता यह है कि जो आपका याचिका करता है वो खुद अपना जो है वो स्वयं पीड़ित जो व्यक्ति है वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए, उसका रिश्तेदार होना चाहिए या फिर कोई संस्था होनी चाहिए, ये सभी। उसके अलावा मामले का संबंध समाज के व्यापक हित से होना चाहिए, किसी वो व्यक्तिगत हित से नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, याचिका का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण हो, व्यक्तिगत कल्याण नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट, इसका दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ, राजनीतिक लाभ या फिर दुर्भावना से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लीजिए जनहित याचिका की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका विकास कैसे हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट, विदेशों में मूल। तो बोला जाता है कि जनहित याचिका यानी PIL की जो अवधारणा है वो अमेरिका में 1960 और 1970 के दशक में विकसित हुई थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय के लिए अदालतों तक पहुंचना, जो है पहुंच है उसको बढ़ाना था। तो सामाजिक न्याय के लिए अदालतों तक पहुंच बढ़ाना था
और भारत ने भी इसी भावना को अपनाया और इसे व्यापक स्वरूप दिया। तो PIL की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका में 1960 और 1970 के दशक में विदेशों में जो है वो शुरू की गई थी अमेरिका में। उसके बाद आइए, विदेशों में जो शुरुआत अमेरिका में हो चुकी थी, उसके बाद भारत में विकास कैसे हुआ। तो बताया जाता है कि भारत में PIL का जो विकास है मुख्यतः न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म से जुड़ा हुआ है। और जस्टिस PN भगवती साहब और जस्टिस VR कृष्ण अय्यर को इसका जनक माना जाता है। तो जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्ण अय्यर साहब को इनका जनक माना जाता है भारत में। महत्वपूर्ण चरण की बात कीजिएगा तो पहला जो है वो पहला चरण अधिकारों की पहुंच है, और दूसरा चरण प्रशासनिक जवाबदेहिता है, और तीसरा चरण जनता की आवाज़ है। ठीक है, आगे देखिए, एक एक करके बात करते हैं। पहला चरण अधिकारों की पहुंच है, यानी कि इस चरण में अदालतों ने यह माना कि गरीब, मजदूर, बंदी, वैश्या, बच्चे, आदिवासी आदि वर्गों की ओर से कोई भी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है। सिंपल सी बात है। दूसरा चरण जो है वो आपका प्रशासनिक जवाबदेही है। इसमें बोला गया है कि इस चरण में PIL का उपयोग भ्रष्टाचार, पर्यावरण संरक्षण, सरकारी नीतियों की वैधता, पुलिस अत्याचार, अत्यधिक देरी आदि मुद्दों पर हुआ है। तीसरा चरण जनता की आवाज़। बोला गया कि अब PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नीति निर्माण की पारदर्शिता बढ़ाने का माध्यम बन चुकी है, जैसे कि पर्यावरण प्रभाव आकलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, चुनाव सुधार, मानवाधिकार संरक्षण इत्यादि। तो ये सभी अब जब भी है वो जनता की आवाज़ बन गई है, और इसे आपका PIL के माध्यम से नीति निर्माण जो है वो आपका नीति निर्माण में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी आ गई है। आगे देख लीजिए, जनहित याचिका की संवैधानिक पृष्ठभूमि देखें तो बोला जाता है कि PIL सीधे संविधान के कई मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जैसे कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 14 समता का अधिकार समानता का अधिकार से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार इससे जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों के द्वारा रिट जारी करने का अधिकार इससे जुड़ा हुआ है। इन प्रावधानों के कारण न्यायालयों ने न्याय तक पहुंच को विस्तार देकर PIL को स्वीकार किया है। आगे देख लीजिए, जनहित याचिका दायर करने के कारण क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है वो देख लीजिए। पहला पॉइंट, गरीबी और अशिक्षा। तो गरीबी और अशिक्षित लोग अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए अदालतों तक नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा, मानवाधिकारों के उल्लंघन। तो बोला जाता है कि बंदी, मजदूर, महिलाएं, बच्चे, विकलांग, आदिवासी इत्यादि के अधिकारों की रक्षा होती है। तीसरा, प्रशासनिक उदासीनता। तो बोला जाता है कि भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और जो सरकारी लापरवाही है इनके कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान होता है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, तो नदी, जंगल, प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण, इनसे आपका जो है वो आपको इन सभी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। पांचवा नंबर, न्यायिक सक्रियता के माध्यम के लिए ये माध्यम है एक तरह से, यानी कि न्यायालय द्वारा सामाजिक आर्थिक अधिकारों के संरक्षण का उपकरण है ये PIL। इसके अलावा छठा नंबर पॉइंट, सार्वजनिक संसाधनों का ये संरक्षण करती है, जैसे कि पार्क, तालाब, वन भूमि, सरकारी संपत्ति आदि की ये रक्षा करती है। ठीक है, अब देख लीजिए जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है। पहला क्वेश्चन कि जनहित याचिका हम लोग कहाँ दायर कर सकते हैं, तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत, और कभी कभी सत्र न्यायालय या फिर जो जिला न्यायालय है यहाँ पे भी हम लोग कुछ कुछ विशेष परिस्थितियों में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, याचिका कौन दायर कर सकता है, कहाँ दायर कर सकता है वो हम लोग देख लिए। जनहित याचिका की दायर करने की प्रक्रिया, पहला कहाँ दायर कर सकते हैं, तो 32 और 26 ये हम लोग देख लिए हैं। जिला न्यायालय में भी कर सकते हैं विशेष परिस्थिति में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि कौन याचिका दायर कर सकता है, तो पहला कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक कर सकता है, समय सेवी संगठन यानी कि NGO भी कर सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा हो सकता है, पत्रकार के द्वारा हो सकता है, वकील के द्वारा हो सकता है, या फिर किसी जन समूह का प्रतिनिधि के द्वारा हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे दायर की जाती है। तो पहला इसमें है पॉइंट कि याचिका स्पष्ट रूप से जनहित के आधार पर लिखी जाती है। दूसरा, मामले में संबंधित तथ्यों और सबूतों को जोड़ा जाता है। तीसरा पॉइंट, कोर्ट फीस सामान्य याचिकाओं की तुलना में बहुत कम होती है। तो जो आपका कोर्ट का जो फीस होता है वो सामान्य जो याचिका है इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा कम होता है। चौथा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट यानी कि रिट पिटीशन, वो PIL का जो है प्रारूप भरा जाता है कि आपको रिट पिटीशन भरना है, PIL का प्रारूप भरना है सुप्रीम कोर्ट के लिए। उसके बाद पाँचवा नंबर पॉइंट कि अदालत
मामले की जनहित प्रामाणिकता और एजेंसी की जांच करती है कि ये सही है कि नहीं है। उसके बाद उपयुक्त होने पर कोर्ट जो है वो नोटिस जारी करता है और सरकार और प्रशासन से वो जवाब मांगती है। अब देख लीजिए PIL से जुड़े हुए प्रमुख मामले या फिर जो लैंडमार्क जजमेंट है वो देखिए। सबसे पहला है हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, जो कि 1979 में आया था, और इस मामले में हजारों बंदियों को वर्षों तक बिना ट्रायल जेल में रहने की स्थिति का जो है वो उजागर हुई थी। इसका नतीजा क्या हुआ कि त्वरित न्याय को अनुच्छेद 21 का जो हिस्सा माना गया, और यहीं से जो है वो आपका PIL की नींव रखी गई। तो हमेशा इसको याद रखिएगा, हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 का जो केस है, इस मामले में हजारों जो बंदी है, हजारों बंदियों को वर्षों तक बिना ट्रायल के जेल में रहने की स्थिति जो है वो उजागर हुई थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि त्वरित जो न्याय है इसको अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया, और यहीं से जो है वो आपका PIL की नींव रखी गई। इसके अलावा दूसरा नंबर पॉइंट SP गुप्ता बनाम भारत संघ, जो कि 1981 में हुआ था, और यह विस्तृत निर्णय जो है वो आपका PIL को वैध यानी कि लीगल ठहराता है, और नतीजा क्या हुआ कि किसी भी जनहित चिंतक को याचिका दायर करने का अधिकार यहाँ से मिल गया है। इसके अलावा MC मेहता बनाम भारत संघ, जो कि गंगा पॉल्यूशन केस था, और नतीजा ये हुआ कि पर्यावरण संरक्षण पर कई ऐतिहासिक आदेश मिले। इसके अलावा ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 में आया था। इसमें क्या फैसला हुआ, नतीजा ये हुआ कि फुटपाथ निवासियों के लिए जीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 का जो है वो हिस्सा बनाकर इसको घोषित किया गया। पांचवा नंबर केस विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, जो कि 1997 में आया था, और इसमें जो नतीजा ये निकला कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न विरोधी जो है वो दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन जारी किया गया। ये आपका विशाखा गाइडलाइन के नाम से भी बहुत ज़्यादा प्रख्यात है। छठा नंबर पॉइंट प्रसाद कुमार सिंह प्रकरण। इसमें बोला गया कि कई राज्यों में अवैध खनन पर्यावरण दुष्प्रभाव को रोकने से संबंधित PIL के जरिए जो है वो दाखिल किया गया था। इसके बाद देखिए जनहित याचिका का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ PIL। पहला पॉइंट वंचित वर्गों को न्याय मिलता है, तो PIL समाज के वंचित वर्गों की आवाज़ बनती है। दूसरा पॉइंट न्याय की पहुंच आसान हुई, यानी कि किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को याचिका दायर करने की अनुमति मिली है, तो इससे आपका न्याय जो है वो न्याय की पहुंच जो है वो आसान हो गई है। तीसरा पॉइंट प्रशासनिक सुधार, तो बोला जाता है कि सरकारी विभागों के कार्यों की पारदर्शिता इससे बढ़ी है। चौथा पॉइंट पर्यावरण सुरक्षा, तो बोला जाता है कि नदी, हवा, जंगल, खनन, कचरा आदि विषयों पर भी कई महत्वपूर्ण सुधार हो सके हैं। पांचवा नंबर पॉइंट मनमानी पर नियंत्रण, यानी कि सरकार प्रशासन की गलतियों या फिर जो नीतियों पर जो है वो न्यायालय द्वारा रोक लगाया जा सकता है। मनमाने तरीके से वो कोई भी नीति नहीं बना सकते हैं। छठा नंबर पॉइंट लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत किए हैं, यानी कि न्यायपालिका के जरिए मानवाधिकार संरक्षण और सामाजिक न्याय जो है वो सुनिश्चित हुआ है। आगे देखिए जनहित याचिका की सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस ऑफ PIL, तो बोला जाता है कि इसका दुरुपयोग, कुछ लोग राजनीतिक लाभ, निजी व्यवसाय या फिर लोकप्रियता पाने के लिए भी PIL का दुरुपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट अदालतों पर भार बढ़ना, यानी कि ऐसी याचिकाएं बड़ी संख्या में आने लगी है जिससे जो है वो न्यायपालिका के ऊपर अत्यधिक बोझ पड़ गया है। तीसरा पॉइंट कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप, यानी कि कई बार न्यायपालिका जो है वो नीति निर्माण में अत्यधिक दखल देने लगती है, और जिससे आपका जुडिशियल ओवररीच यानी कि न्यायिक सक्रियतावाद का भी संकल्पना सामने आ जाता है। कानूनी प्रक्रिया में देरी, तो बोला जाता है घटिया और आधारहीन PIL के कारण वास्तविक मामलों में देरी हो जाती है। पांचवा पॉइंट साक्ष्य के अभाव में समस्या, तो कई बार याचिका जो करता है वो बिना कोई प्रमाण के PIL जो है वो दर्ज कर देता है। आगे देख लीजिए जनहित याचिका को हम लोग न्यायिक सक्रियता से भी जोड़ सकते हैं, कैसे वो देख लीजिए। तो PIL भारतीय न्याय व्यवस्था में न्यायिक सक्रियता का प्रमुख उपकरण है। एक तरह से न्यायपालिका इसका उपयोग जो है वो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए करती है, और इसके माध्यम से न्यायिक सक्रियता के माध्यम से जो है वो आपका पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, महिला अधिकार, चुनाव अधिकार, चुनाव सुधार, भ्रष्टाचार नियंत्रण, प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव इससे आए हैं। PIL वर्सेस रिट याचिका, इसका पहलू देखिएगा तो रिट याचिका जनहित याचिका के रूप में है। इसका उद्देश्य देखिए तो निजी अधिकार की रक्षा, जनता के अधिकार की रक्षा करता है। दायर कौन करता है, वही व्यक्ति जिसका अधिकार उल्लंघित हुआ है, या फिर कोई भी व्यक्ति अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर वो यहाँ जा सकता है। कोर्ट का फीस बहुत ही कम होता है। हितग्राही जो है वो एक व्यक्ति हो सकता है, समाज हो सकता है, समूह हो सकता है, या जनता हो सकता है, या फिर कोई NGO हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकता है। जनहित याचिका के प्रकार देख लीजिएगा तो इसके कई सारे प्रकार हैं। मानवाधिकार आधारित PIL, जैसे कि बंदियों के अधिकार, बाल मजदूरी, महिला सुरक्षा इत्यादि।
पर्यावरणीय आधारित पर्यावरणीय आधारित PIL है, जैसे कि नदी प्रदूषण, खनन, वृक्ष कटाई इत्यादि। तीसरा पॉइंट सामाजिक न्याय आधारित PIL भी होता है, जैसे कि विकलांग कल्याण, अनाथालय, वृद्धा आश्रम की स्थिति, ये सभी सामाजिक न्याय आधारित PIL है। इसके अलावा भ्रष्टाचार या फिर कुप्रशासन आधारित PIL भी होता है, जैसे कि घोटालों की जांच करना, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने से रोकना। इसके अलावा सार्वजनिक संसाधन संरक्षण से भी संबंधित PIL भी होता है, जैसे कि पार्क, तालाब, सड़क, भूमि, वन भूमि इत्यादि की जो है वो सुरक्षा करना। आगे देख लीजिए, दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय के क्या क्या उपाय है वो देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिए कई सारे दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जैसे कि आपका बेंचिंग प्रोसेस पहला है। बेंचिंग प्रोसेस में क्या होता है, PIL की पहले स्क्रीनिंग होती है, जांच होती है। उसके बाद भारी जुर्माना यानी कि झूठी या फिर अगर दुर्भावनापूर्ण अगर PIL होता है उसके ऊपर भारी जुर्माना लगता है। मीडिया पब्लिसिटी के लिए अगर कोई PIL दायर करता है उसके ऊपर रोक लगाया जाता है। राजनीतिक उद्देश्य वाली अगर PIL है तो उसको अस्वीकार किया जाता है। आगे देख लीजिए, भारत में PIL का सामाजिक प्रभाव क्या है वो देखिए। तो सकारात्मक प्रभाव ये है कि गरीब और कमज़ोर वर्ग को न्याय मिला है, पर्यावरण संरक्षण को गति मिली है, पुलिस सुधार हुआ है, शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगा है। इसके अलावा सरकारी नीतियों की समीक्षा की जा चुकी है। सूचना के अधिकार जो आपका RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसको प्रोत्साहन मिला है। इसके नकारात्मक प्रभाव भी है कि अदालतों पर भार पड़ा है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव हुआ है, आर्थिक नीतियों का अनावश्यक रोक हुआ है, कुछ NGO के द्वारा PIL का गलत उपयोग किया गया है। निष्कर्षतः अगर ओवरऑल कहा जाए तो जनहित याचिका जो है वो भारतीय लोकतंत्र की सबसे प्रगतिशील और मानवतावादी उपलब्धियों में से एक है। यह जो है वो उन लोगों की आवाज़ बनती है जो समय अदालतों तक तो नहीं पहुंच सकते हैं। PIL ने शासन प्रशासन की पारदर्शिता बढ़ाई है, पर्यावरण संरक्षण को मजबूती प्रदान किया है, मानवाधिकारों को व्यापक रूप दिया है, न्याय को जन सामान्य के करीब पहुंचाया है। हालांकि ये निष्कर्ष हो गया है। इसके अलावा हालांकि इसके दुरुपयोग की प्रवृत्तियां जो है वो चिंताजनक है, लेकिन न्यायालय के कठोर दिशा निर्देशों और सजग समाज के कारण PIL अपनी सार्थक भूमिका निभाती रहेगी। आने वाले समय में भारत की न्यायिक व्यवस्था में PIL सामाजिक न्याय, मानवाधिकार संरक्षण और लोकतांत्रिक मूल्य संवर्धन के प्रमुख स्तंभ के रूप में ये काम करेगी। ठीक है, तो ये आपका PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित एक बेहतरीन नोट्स आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक की बात करें तो हम लोग तो PIL टॉपिक जो है वो आप इस डायमेंशन में अगर पढ़िएगा तो आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आने वाला जो मेंस टॉपिक है, मेंस का जो ये कोई भी टॉपिक आएगा मेंस में, किसी भी तरह क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा PIL से संबंधित तो आप उसको लिख पाने की स्थिति में रहिएगा। आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिएगा, बस आपको भी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा कि ये जो आपका जनहित याचिका वाला जो टॉपिक है, PIL की जो संकल्पना है, जनहित याचिका की संकल्पना, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है आज के क्लास में। तो ये टॉपिक भी आपका 2 क्लास में कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग का एक टॉपिक और बच गया है, भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचा या फिर मूलभूत संरचना। इस टॉपिक को हम लोग जो है वो मौलिक अधिकार के साथ ही मर्ज करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको जो है वहाँ से आप कवर कीजिएगा। तो अभी तक देखिए 12 क्लास हुआ है। 12 क्लास में हम लोग पहला तो हम लोग संघवाद टॉपिक को कंप्लीट किए, उसके बाद हम लोग केंद्र राज्य संबंध वाले टॉपिक को कंप्लीट किए, उसके बाद हम लोग संविधान की प्रस्तावना को कंप्लीट किए, उसके बाद संविधान का जो मूलभूत संरचना है, मूलभूत संरचना नहीं, संविधान का जो बेसिक जो बातें हैं, कहने मतलब संविधान का जो है विशेषता, वो हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग जनहित याचिका की संकल्पना, इसको भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आई होप अब आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप वीडियो में लगातार बने रहिए, क्लासेस को देखिए, कीजिए। आपको फिर कहीं भी आवश्यकता कुछ भी होगी तो आप इसको सॉल्व कर ली जाइएगा। तो बार बार लेक्चर को, क्लासेस को आप बार बार देखिए और देखने के बाद इसके ऊपर आप चिंतन कीजिए। तो इस टॉपिक को लेकर आपके ऊपर एक बेहतरीन समझ विकसित हो जाएगी, फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।